भग्न चिकित्सा हमने खत्म किया था और निदान स्थान में हमारा वात व्याधि भी सुबह खत्म हुआ है ना। आज उसी का वात व्याधि की चिकित्सा देखेंगे। अरे यार मैंने निदान स्थान से लॉगिन कर लिया शायद, है ना। क्या करें, निदान ही पढ़ लें। अर्श पढ़ना है, बोलो जल्दी। मैं निदान से ही लाइव चला गया यार, चिकित्सा स्थान से जाना है। चलो निदान से, तो निदान से ही पहला चैप्टर था सुबह। दूसरा देखते हैं कौन सा है, अर्श निदान। आवाज क्लियर है ना, कम तो नहीं है। चलिए अर्श निदान में स्टार्ट। दूसरा निदान का चैप्टर है हमारा अर्श। पहला हमने किया था वात व्याधि। अर्श में कुछ पर्याय लिख लीजिए पहले वहीं पे। बस चैप्टर का एक पेज रह गया है। अच्छा अरे हाँ यार, ये बाधिर के बाद अपन ने पढ़े नहीं, तो आपने सुबह क्यों नहीं बताया। बाधिर तक हुआ था हमारा सुबह। चलो इसको कंप्लीट करो पहले तो। अच्छा वो निदान खोल लिया पर। इसके बाद देखिए अगला वाला टॉपिक जो बचा हुआ है उसमें कर्णशूल है अगला। बाधिर में हमने पढ़ा था कि बहरा होना बहुत खराब, मतलब वात कफ दोष है उसमें। वात और वात कफ दोनों तरीके से होता है एक्चुअली। उसके श्लोक में देखिए, शुद्ध श्लेषमान भी तो वापी वाह, शुद्धो और श्लेषमान अपी वाह। वाह मतलब होता है और, या तो शुद्ध वातज होगा या वात कफज भी हो सकता है, ऐसा। तो बाधिर में दो थे। उसी के बाद है कर्णशूल। कर्णशूल में कुछ इंपॉर्टेंट है क्या देखिए, अनुशंख शिरो ग्रीवाम यश भिंदन निवानिल। अनिल मतलब मनुष्य के हनु, संधि, शंख प्रदेश, सिर और ग्रीवा को भेदन करती हुई वायु कानों में शूल पैदा करती है। केवल वायु है यहाँ पे, है ना, अनिल। और कहाँ कहाँ होती है, तो हनु, शंख, सिरो, ग्रीवा। हनु से फिर शंख, फिर सिर और फिर ग्रीवा, ऐसा गोला बनाती है। यहाँ से ऐसा गोला। तो कान भी अपने कैसे होते हैं, कान भी अपने राउंड में होते हैं ऐसे। यहाँ से कान चालू हो रहा है तो यहाँ पे वो मैंडिबल से भी टच है, यहाँ पे वो गले से भी टच है थोड़ा सा, और यहाँ सिर से भी टच है ना। तो कान जो है वो सबका सेंटर पॉइंट है, सिर के बीच में है, गले के बीच में है और हनु के भी बीच में है। तो ऐसा याद रखना पड़ता है कि कान जो है वो सेंटर पॉइंट किस चीज़ का है, हनु का, सिर का और गले का। इसलिए इन तीनों में इसकी क्या होती है, पीड़ा होती है, वेदना होती है। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। वात तो है ही, शूल है तो वात लगा हुआ है, तो कर्णशूल के ऊपर भी लिख लो। उसके बाद आता है मूक मिनमिन गदत्व में कुछ नहीं है, आवृत्तिक सकफो, ये इंपॉर्टेंट है। मूक मिनमिन और गदगदत्व जो है ये कंजेनिटल डिसऑर्डर है जो स्टार्टिंग से बाय बर्थ रहता है। तो आवृत्ति सकफो मतलब वात का। तो कभी भी पैदा होते से या बर्थ के साथ अगर मूक या मिनमिन या गदगद या कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी के साथ बच्चा पैदा होता है, तो हम लोग यही बोलते हैं कि बहुत खराब बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अपन क्या बोलते हैं, बहुत खराब बात है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। वात कफ है यहाँ, कफान तो। वायुर्धमनी शब्द वाहिनी, और शब्द वाही धमनी को स्टार लगाना। शब्द वाही धमनी में इसका आश्रय रहता है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। शब्द वाही धमनी और वायु और कफ इन्वॉल्व है बस। तूनी प्रति तूनी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। तूनी जो है वो तूनी सीधा हुआ लिखा है। तूनी एक वर्ड है, तूनी, और प्रति तूनी मतलब तूनी जो सीधा वर्ड था उसके आगे प्रति लगा दिया। प्रति मतलब उल्टा, प्रति मतलब होता है प्रतिलोम या प्रतिकूल,
कोई भी चीज के आगे अगर प्रति जोड़ो तो उसका मतलब उल्टा हो जाता है, ऑपोजिट। तो पहले समझते हैं तूनी क्या है। तूनी क्या है देखो, अधो या वेदना याति वर्चो मूत्राशय उत्थिता, मतलब वर्च मतलब गुदाशय और मूत्राशय से उत्पन्न होगी, उत्थित मतलब उत्पन्न, वर्चो मूत्राशय उत्थिता भिंदतीव गुदोपस्थम च तूनी इत्यभिधीयते। और कहाँ तक जाएगी भेदन करते हुए, गुद और उपस्थ तक, मतलब मूत्राशय या बस्ताशय से उत्पन्न हो रही है ऊपर से और नीचे की ओर जा रही है। तो ऊपर से नीचे चलना नॉर्मल है, सभी चीज की गति ऊपर से नीचे की ओर ही होती है। तो अगर कहाँ से उत्पन्न हो, वर्च मूत्राशय या गुदाशय से उत्पन्न होकर नीचे गुदा और उपस्थ तक जा रही है ना, लिखा है ना गुदोपस्थम, तो वो क्या है, नॉर्मल गति है, ऊपर से नीचे ही जाएगी, ऊपर से कोई भी चीज को छोड़ोगे तो नीचे जाएगी, इसलिए नॉर्मल है, इसलिए वो तूनी है। कि अब नॉर्मल होती तो प्रति होती, प्रतितूनी मतलब ऑपोजिट। अब प्रतितूनी क्या है देखो, उसी के नीचे लिखा है कि गुद उपस्थ उत्थिता से, मतलब ये गुदा और उपस्थ मतलब नीचे से स्टार्ट होगी और कहाँ जाएगी, प्रतिलोम विसर्पिणी वेग पक्वाशयम याति प्रतितूनी, और पक्वाशय में जाके खत्म होगी। अब इसकी दिशा उल्टी हो गई, गुदा उपस्थ से चालू होकर उल्टी पक्वाशय के ऊपर जा रही है, मतलब ये उल्टी है, मतलब प्रतितूनी है। और तूनी मतलब सीधे, तो सीधी गति क्या होती है, ऊपर से नीचे, इसलिए ऊपर मूत्राशय से उत्पन्न हो रही, नीचे उपस्थ तक जा रही थी, तो सीधी थी, इसलिए तूनी बोला उसको। और तूनी के आगे ही प्रति तूनी जोड़ दिया, मतलब अब नीचे से ऊपर उल्टी गति हो गई। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? प्रतिलोम विसर्पणी लिखा ही तो हुआ है, क्लियर उसमें। तूनी प्रति तूनी में कोई दिक्कत? फटाफट बोलते जाओ, है ना। बेसिकली तूनी जो होता है, तूनी तूनी जो होता है वो ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे जाएगा तो उसको वृक्कशूल बोलते हैं, रीनल कोलिक। रीनल कोलिक बेसिकली जो तूनी है, और प्रतितूनी जो है वो इंटेस्टाइनल कोलिक है, क्योंकि नीचे से ऊपर की हो जा रहा है, नीचे टाइप इंटेस्टाइन होती है, ऊपर वृक्क होता है, इसलिए रीनल कोलिक, और ये ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं अपन आद्यमान। आद्यमान और प्रत्याद्यमान भी बड़ा अच्छा है, ऐसे ही याद रखना, ठीक है ना। आद्यमान मतलब आद्य, तो स आटोपम अत्युग्र रुजाम आद्यमात उदरम भ्रशम आद्यमानम इति जानियात घोर वात निरोधजम, वेरी इंपॉर्टेंट। घोर वात निरोधजम को तो अंडरलाइन करके स्टार लगाओ। घोर वात निरोधजम किसको बोला है, आद्यमान के लिए। आद्यमान बेसिकली क्या है, आटोप होना, उग्र रुजा होना, आद्यमात उदर, उदर का फूला हुआ होना, है ना, भ्रशम। और आद्यमानम इति जानियात घोरम वात निरोधजम, घोर वात का निरोधक होता है। सकुपित वायु के निरोध से भयंकर रूप से उत्पन्न हुआ आटो बुड़गुड़ शब्द से सहित अत्यधिक पीड़ा युक्त, अत्यधिक पीड़ा युक्त अत्यंत फूले हुए उदर को आद्यमान कहते हैं, है ना। अब पहले प्रत्याद्यमान देखो नीचे, तो ये समझ में आएगा। आद्यमान जो हुआ वो आटोप है, नीचे की तरफ है ना, आटोप है उसमें, उग्र रुजा है उसमें, मतलब नीचे की तरफ है। अब प्रत्याद्यमान क्या होता है, प्रति मतलब उसको मैं थोड़ा सा जोड़ दिया, मतलब वो थोड़ा ऊपर हो गया, ऐसा याद रखना है। तूनी सीधा है, प्रतितूनी उल्टा है ना। आद्यमान केवल है तो वो नीचे है, उसमें प्रत्याद्यमान जुड़ गया तो प्रत्याद्यमान मतलब ऊपर थोड़ा सा ऐसा। तो आद्यमान जब आटोप हो रहा था, उग्र ऊर्जा हो रहा था, आद्यमान हो रहा था, आद्यमान उदरम मतलब जठर में था वो, है ना। लेकिन प्रत्याद्यमान में प्रति ऐड कर दिया तो थोड़ा सा ऊपर हो गया वो प्रत्याद्यमान, थोड़ा बड़ा कर दिया ना उसको। अब बड़ी चीज अगर हो गई है तो उसको थोड़ा ऊपर खसकना पड़ेगा, तो आद्यमान जो है वो थोड़ा सा खसक के ऊपर आ गया, प्रत्याद्यमान। प्रत्याद्यमान कहाँ आ गया खसक के, विमुक्त पार्श्व हृदयम, पार्श्व और हृदय तक आ गया। और देखो लिखा है तदेव आमाशय उत्थितम, और आमाशय से उत्पन्न हो रहा है, आमाशय मतलब ऊपर वाला पार्ट, ये ऊपर ही आ गया। तो आमाशय उत्थितम प्रत्याद्यमान, प्रत्याद्यमान विजानियात कफ व्याकुलित वात आनिलान, वेरी इंपॉर्टेंट। और ऊपर जहां वो हृदय और आमाशय के संपर्क में आया वहां पे उसको कफ मिल गया। कफ का दोष क्या है, या कफ का स्थान क्या है, आमाशय, इसलिए आमाशय उत्थित होता है प्रत्याद्यमान। और आद्यमान आप सबने सुना है, आद्यमान जो होता है वो नॉर्मल आद्यमान है, शब्द की गुड़गुड़ाहट आटोप है, वो हमेशा इंटेस्टाइनल या कोलिक रीजन में चलता है, क्योंकि वहीं पे वायु का संचरण होता है, अपान वायु का। तो अपान वायु जहाँ संचरित होगी वहीं पर तो गुड़गुड़ की शब्द या ध्वनि आएगी, इसलिए आद्यमान तो इंटेस्टाइनल लेवल पे है, ये सबको पता है, इसलिए वहां पे आटोप है, उग्र रुजा है, आद्यमात उदरम, आद्यमान मतलब फूला हुआ, वायु से फूला हुआ। आद्यमान जानिए घोर वात निरोधजम, और वात का निरोधन कौन करेगा, अच्छा बताओ, वात रहती कहाँ है,
आमाशय में तो रहेगी नहीं, वात रहती है, अपान वात नीचे, इसलिए वात निरोधम का काम आद्यमान करेगा, क्योंकि आद्यमान ही नीचे है पक्वाशय इंटेस्टाइन के लेवल पे। प्रत्याद्यमान तो है नहीं, प्रत्याद्यमान में आपने प्र लगा दिया, प्रत्याद्यमान ऊपर खसक के कफ कहाँ आमाशय में आ गया। अब आमाशय में वात का कोई रोल ही नहीं बचा, इसलिए वहां पे कफ इन्वॉल्व हो गया, इसलिए कफ व्याकुलित वायु होता है वो, केवी, और इसलिए वो आमाशय उत्थितम है, और इसलिए वहां पे हृदय और पार्श्व इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि प्रत्याद्यमान है, प्रत्यय मतलब ऊपर खसक गया। नॉर्मल आद्यमान इंटेस्टिनल लेवल पे होता है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत? सब टाइप किया करो, लगना चाहिए आप जिंदा हो। और लास्ट बचता है कौन सा? वात अस्थिला। वात अस्थिला के नाम में क्लियर है, अस्थिला, अस्थिला मतलब कोई पत्थर या बहुत कड़क या कठिन चीज, वात अस्थिला। तो अस्थिला वद अर्धनम ग्रंथिम ऊर्ध्वम आयतम उन्नतम, ग्रंथि जैसी ऊर्ध्व उठी हुई उन्नत, उन्नत सी दिखे। वात अस्थिला बिजानियात बहिर्मार्ग विरोधनीम, वेरी इंपॉर्टेंट। बहिर्मार्ग अवरोधनीम किसको बोला है? अस्थिला को। ठीक, उसके नीचे देखो, एनामेव रुजायुक्तम वात विण मूत्र निरोधनी प्रत्यस्थिलामिति वदेत जठरे त्रियगोत्थितम, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक होती है अस्थिला, एक होती है प्रत्यस्थिला। अस्थिला में क्या बोला हमने? कि अस्थिला के समान मोटी, ऊपर को फैली हुई, ऊंची उठी हुई, बहिर्मार्ग का निरोध करने वाली, बाहर जाने वाले मार्ग का निरोध कर लेगी। भाई अस्थिला बीच में रख दोगे तो बहिर्मार्ग को निरोध हो ही होगा, तो बहिर्मार्ग निरोधी अस्थिला वही वाली ग्रंथि को वातस्थिला जानना चाहिए। और यह वही ग्रंथि यदि पीड़ा कर एवं वात विष्टा मूत्र का निरोध करने वाली हो और उदर में तिरछी उत्पन्न हुई हो, तिरछी, तो उसे प्रत्यस्थिला कहते हैं। अस्थिला और प्रत्यस्थिला दोनों में क्या फर्क है? एक तो अस्थिला में लिखा है सीधा सीधा अस्थिला वर्ड है, तो अस्थिला क्या होता है? अस्थिला के समान उठी हुई उन्नत रहेगी, लिखा हुआ है उसमें, है ना? ग्रंथिम ऊर्ध्वम आयतम उन्नतम, उन्नत अस्थिला के समान। बात अस्थिला में जाने बहिर्मार्ग निरोध, और केवल बाहर जाने वाले जितने भी मार्ग हैं उसका निरोध कर रही है, ये अस्थिला हो गई। अब बहिर्मार्ग निरोधनी था, उसमें केवल बहिर्मार्ग निरोधनी था, और वह अस्थिला है, अस्थिला भी छोटा सा, बहिर्मार्ग निरोधनी भी छोटा सा। अब क्या हुआ? अस्थिला में प्रत्यस्थिला जोड़ दिया, तो यहाँ बहिर्मार्ग निरोधनी में भी बहुत सी चीजें जोड़नी पड़ेगी, इसलिए बहिर्मार्ग निरोधनी में उन्होंने विण मात्र रोधनी बोल दिया, बात विण मूत्र रोधी नाम, नाम बड़ा हो गया, इधर अस्थिला को भी प्रत्यस्थिला कर दिया। ऐसा याद रखना है इसको। देखो तूनी प्रतितूनी, आद्यमान प्रत्याद्यमान और अस्थिला प्रत्यस्थिला, तीनों ऐसे ही समझने जैसे मैं समझा रहा हूँ, ये तो कंफ्यूजन बहुत करेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये आती है कि अस्थिला में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, बहिर्मार्ग निरोधनी नॉर्मल सिंपल सी लाइन लिख रहा है तो अस्थिला लगा दो। और वात विण मूत्र निरोधनीम इतना लंबा बोल रहा है तो फिर प्रत्यस्थिला लगा दो, नाम भी बड़ा लेना है। एक चीज ही हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रुजा युक्त, पीड़ा युक्त कौन होता है, स्थिला या प्रत्यस्थिला? देखो हमेशा याद रखना, जो उल्टी तरफ चलती है ना वो हमेशा ज्यादा पीड़ादायक होती है, सीधी तरफ चलेगी तो पीड़ा होगी क्यों? तो इसलिए प्रत्यस्थिला में पीड़ा ध्वजा ध्वजा युक्त होती है प्रत्यस्थिला। ठीक, ये ध्वजा युक्त वाला हो गया। और वदेत जठरे त्रियग उत्थितम, जठर में त्रियग उत्पन्न होती है, तो तिरछा आड़ा कौन चलेगा? जो उल्टा होगा। भाई जो उल्टा चलेगा वही तो टेढ़ा आड़ा चलेगा, सीधा वाला तो सीधा चल ही रहा है, तो अस्थिला बिल्कुल सीधी थी। पर त्रियग उत्पन्न कौन हुआ? जो प्रत्यस्थिला होगी। इसलिए त्रियग उत्थित कौन होता है जठर में? त्रियग गति में उत्पन्न कौन होता है? प्रत्यस्थिला। तीन क्वेश्चन क्लियर हो गए, है ना? नीचे नीचे अलग से, जैसे वहां पे खत्म हुआ ना चैप्टर, उसके नीचे लिख लिया करो कि आद्यमान और इक्वल्स टू करके लिख लो, आद्यमान में क्या क्या पढ़ा इंपॉर्टेंट। तो आद्यमान केवल वातस था, इसलिए उसमें आटोप था, जानियात उदरम घोरम वात निरोधनीम था, है ना, क्योंकि नीचे इंटेस्टिनल लेवल पे था। वहीं प्रत्याद्यमान कैसा था? वात और कफ था, इसलिए उसमें आमाशय विमुक्त पार्श्व हृदय आमाशय उत्थितम था। ऐसा नीचे लिख लिया करो अलग से, जैसे चैप्टर खत्म हो। प्रत्यस्थिला लिख लो,
तो प्रत्यय स्थिला क्या है? प्रति मतलब उल्टा, तो वात विण मूत निरोधनी बड़ा नाम हो गया था, और त्रियग उत्थित थी क्योंकि उल्टे लोग ही तिरछे चलते हैं, इसलिए प्रत्यय प्रति स्थिला थी ऐसा। ठीक है। अब मूक मिनमिन में कौन सी शिरा इन्वॉल्व थी? शब्दवाही शिरा। तो मूक मतलब बहरा, ओ गूंगा, है ना। मिनमिन को गूंगे बहरे में कौन सी दिक्कत होती है? शब्द सुनाई नहीं देते, इसलिए शब्दवाही शिरा इन्वॉल्व है वहां पे। ये आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया। बेसिकली अस्थिला प्रत्यस्थिला प्रोस्टेट है और कुछ नहीं। जो प्रोस्टेट है ना आजकल, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोट्रोफी, वो बीपीएच जो है वो अस्थिला प्रत्यस्थिला है। और प्रत्यस्थिला जो रहती है वो मेलिग्नेंसी करती है, मतलब प्रोस्टेट अगर आपका मेलिग्नेंट हो गया। क्लियर है चैप्टर आपको? ठीक है। अब देखते हैं अपन सेकंड चैप्टर कौन सा, अर्श निदानम, है ना। ये फेमस डिसीजेस के चक्कर में अपन इतना समय दे रहे हैं सही, ये अपन नोट से पढ़ते एक पेज में खत्म हो जाते, लेकिन ये चीजें जो स्पेसिफिक है सर्जरी की फेमस है, वो तो कम से कम अच्छे से पढ़ो। तो अर्श निदान में सबसे पहले देखिए सेकंड चैप्टर है, 2-4 पर्याय लिख लीजिए, पर्याय करके डैश करके लिखिए अर्श के सामने। दुर्नाम, एक तो इसका पर्याय होता है दुर्नाम, दुर्नाम। हन नाम, हन नाम मतलब हन नाम, हन नाम। एक होता है गुदज, गुदज मतलब जो गुद में दिक्कत करे या गुद में शल्य टाइप का, उसको गुदज बोलते हैं, गुदज। एक होता है गुदांकुर, गुदांकुर। और एक होता है गुद कीलक। ऐसे बहुत सारे पर्याय होते हैं उसके, कुछ जो मेन है वो लिख लो। विमर्श में देखिए एक लाइन लिखी है बड़ी अच्छी कि अर्श अरिवत प्राणान शृणाति इत्यर्षा। उसके आगे देखिए, अरिवत प्राणिनो मास कीलने निविशन्ति यत् अर्शांशि तस्मादुच्यन्ते गुद मार्ग निरोधतः। गुदा के मार्ग को निरोध करने वाला कौन सा डिसीज? अर्श। किसने बोला? वाग्भट, है ना। ये निरुक्ति जो है ये कभी कभी पूछता है, आर अपॉन एफ लिख लो, वाग्भट जी की निरुक्ति है। अरिवत प्राणिनो मास कीलम, अरि मतलब दुश्मन की तरह, अरिवत प्राणिनो मास कीलेने निविशन्ति यत् अर्शांशी तस्माद उच्यन्ते गुद मार्ग निरोधता, है ना। बुद्ध मार्ग निरोधता कौन होता है? अर्श। ऑब्वियसली गुदा में किसका अधिष्ठान है? अर्श का, इसलिए अर्श के मत से अगर गुदा में हो गए तो वात का निरोधन कैसे होगा? वात आगे कैसे जाएगा? इसलिए गुदा मार्ग का निरोधन कौन करता है? अर्श के लिए बोला गया। ठीक, फिर आते हैं अपन नीचे थर्ड श्लोक पे। भेद, भेद देखें तो आपको पता है कि षड अर्शांशी भवंती, टोटल अर्श 6 होते हैं सुश्रुत के। बिना रेफरेंस के भी पूछे तो सुश्रुति लगाना, कि अर्श के भेद अगर पूछे बिना रेफरेंस के तो आप क्या लगाओगे? सुश्रुत। तो षड अर्शांशी भवंती कौन कौन से 6 हैं? वात पित्त कफ शोणित, बीपी के आर, सन्निपात और सहज। ये 6 भेद सुश्रुत के होते हैं, स्टार लगा के लिख लो। ऐसे ही 6 भेद माधव के भी होते हैं। तो शैलजा को क्या हो गया बेटा? क्या इशू आ रहा है? बार बार आना जाना कर रही है, ठीक है ना। तो षड अर्शांशी कौन से हैं? 6, बीपी के आर एस और सन्निपात, बीपी के आर एस और सहज। ऐसे ही 6 माधव जी के भी होते हैं ना। माधव निदान ने भी 6 ही माने, सुश्रुत के जैसे। सुश्रुत और माधव वैसे ही बहुत सी जगह सेम ही रहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है अष्टांग हृदय और चरक, दोनों की वहीं पे लिखी है। अष्टांग हृदय और चरक दोनों ने दो दो भेद माने अर्श की, केवल 2। अष्टांग हृदय ने और चरक ने 2 भेद माने। कौन से 2? एक स्त्रावी और एक शुष्क। अब जो सूखा रहेगा, यही समझ लेना, जो सूखा रहेगा उसमें दोनों चीज कैसी रहेंगी? वात और कफ वाली। ठंडी चीजें हमेशा सूखी रहती हैं, जो ठंडा रहेगा वही तो सूखा रहेगा। इसलिए शुष्क में वात कफ, और ठंडी और सूखी चीजें हमेशा बहुत खराब बोलते हैं, सूखा 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 है यार। तो शुष्क अर्श में वात कफ दोष होता है। शुष्क चीजें या सूखी चीजें बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत खराब आ गया अपना। और स्त्रावी, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही आता है
स्त्रावी अर्श में दोष क्या होते हैं? स्त्राव देख के अपन लोग कफ पे चले जाते हैं, लेकिन स्त्राव हो रहा है, स्त्राव समझिए ना कि रक्त से स्त्राव काय का होता है, रक्त के मसे से काय का स्त्राव होता है, बताएं। आपने देखे होंगे रक्त का स्त्राव होता है ना। तो जब रक्त स्त्रावी रक्त वो पूछ रहा है, तो स्त्राव है मतलब वहां पे रक्त है ना, और रक्त के साथ पित्त भी है, तभी तो स्त्राव हो रहा है, दोनों उष्ण चीजें हैं तभी तो स्त्राव होगा। तो स्त्रावी अर्श में दोष रक्त और पित्त होते हैं, अच्छे से गांठ बांध लो, हमारे पुस्तकालय आगे लिख लो। स्त्रावी अर्श में रक्त और पित्त, सूखी चीजें बहुत खराब, शुष्क में वात और कफ। क्लियर है यहाँ पे? एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस लिखी है अष्टांग संग्रह का। अष्टांग संग्रह जी ने अर्श को दो माने, माने दो ही हैं, लेकिन उनने बोला एक तो होता है सहज और एक होता है जन्मोत्तर कालज। हमने दो कौन से माने? सहज और जन्मोत्तर कालज। और जन्मोत्तर कालज जो है ना, ये इसके अंदर फिर 6 माने हैं, वो अलग, लेकिन ग्रॉस उनने दो माने हैं, कौन से? सहज और जन्मोत्तर कालज। और जन्मोत्तर कालज में फिर उनने 6 माने हैं। सिस्टमेटिक है ना संग्रह जी, मतलब बूढ़े लोग, बूढ़े लोग बड़े सिस्टमेटिक। बोले पहले दो बताओ, फिर वो 6 किसके अंदर आए, फिर वो बताओ, सिस्टम से चलते थे। इसलिए जो वो आपका भेद वाला पार्ट, दोष भी हो गए। अब आइए चौथे वाले श्लोक पे। क्या लिखा है चौथे श्लोक में? निदान है उसका, है ना? निदान रीड करते हैं। तत्र आत्मा विभक्त प्रकोपण विरुद्ध अध्यशन स्त्री प्रसंगो, है ना? स्त्री प्रसंग विरुद्ध दशन प्रसंग, उत्कट आसन प्रस्थायन वेग विदारण आदि विविर्ष्य। ये उत्कट आसन और प्रस्थायन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेसिफिकली अर्श का निदान। उत्कट आसन और प्रस्थायन, आपको पता है आड़ी टेढ़ी या तिरछे आसन पर लगातार बैठे रहना या ऐसे प्रैक्टिस करना, उससे भी अर्श होता है। उत्कट आसन मतलब बैठोगे कहाँ? गुदा के सहारे, इसलिए गुदा में कीलवत अर्श की उत्पत्ति हो जाती है अगर आप अनइवन आसन पे लगातार बैठे रहो तो उत्कट आसन और प्रस्थायन किसका निदान है? अर्श का। इजीली याद भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब छोड़ो, उसके नीचे थर्ड लाइन पे आओ। गुदम आगम में प्रदूष्य गुदवली मांस प्ररोहान जनयंती। और ये सब कारणों से दोष उत्पन्न होकर गुदा में आते हैं, पर गुदा में दिक्कत नहीं देते। गुदवली को आक्रांत करके गुदवली के आश्रय से अर्श की उत्पत्ति होती है, ये इंपॉर्टेंट। अपन गुदा गुदा सोचते हैं, लेकिन अर्श की उत्पत्ति देखो कहाँ लिखी है, थर्ड लाइन देखो। गुदवलीर मांस प्ररोह जनयंती। गुदवलियों का आश्रय लेके या गुदवली में स्थित होकर वो मांस प्ररोह मतलब मांस के अंकुरों को उत्पन्न करते हैं, वो अर्श है। तो गुदवली वाला लाइन अंडरलाइन करना। और विशेष तो मंदाग्नि है, इसको डब्बा लगा के स्टार लगा, सुश्रुत ने विशेषकर इसको हाईलाइट किया है कि विशेष कर मंदाग्नि वाले पुरुषों में अर्श की उत्पत्ति होती है, विशेष करके कोड किया हमने। तो विशेषकर मंदाग्नि वाले में आप ग्रहणी अर्श देख के लगा दोगे, लेकिन अर्श आंसर है सुश्रुत का, कि विशेषकर मंदाग्नि वाले लोगों में ये होता है। तथा तृण काष्ठ उपप्लोष्ट वस्त्रादि भी शीत उदक संस्पर्शात् व कंदा परिवृद्धि मासादयंती। और तृण काष्ठ, है ना, उपपल, लौस्त्र, वस्त्र, ठंडा पानी या शीत चीजों को स्पर्श से ये जो मांस के अंकुर हैं और बढ़ते हैं, है ना, इन चीजों से और बढ़ेंगे। जैसे चरक ने अग्नि से रिलेटेड कितने कौन से 3 डिसीज बोले जो परस्पर एक दूसरे के हेतु रहते हैं? चरक चिकित्सा 15, चरक चिकित्सा 14, दोनों में पढ़ा है अपन। त्रयो विकारा परस्पर हेतुवा, एक दूसरे के परस्पर हेतु रहते हैं। वेरी गुड। अर्श अतिसार ग्रहणी, है ना, वैसी अर्श अतिसार ग्रहणी शरत ने वैसा बोला। यहाँ पे सुश्रुत ने विशेष कर अग्नि किसके लिए बताई? अग्निमंत्रता अर्श की उत्पत्ति में बताई। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं, 5वां। गुदा है क्या? गुदा की एनाटमी कहाँ आई है? इसका रेफरेंस भी कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि सब लोग एनाटमी सोच के एनाटमी लगा देता है। जैसे R/F लिख लो कि गुदा का वर्णन सुश्रुत ने कहाँ किया? अर्श निदान में। जैसे बस्ती का वर्णन सुश्रुत ने अश्वरी निदान में किया, अभी आगे आएगा, ठीक है ना, ऐसे ही।
गुदा का वर्णन भी इनने अर्शनिदान में किया है। देखते क्या बोल रहा है, तत्र स्थूलांतर प्रतिबद्धम अर्ध पंचांगुलम गुदमाहु, उसको स्टार लगाइए तो हाईलाइट करिए। स्थूलांत प्रतिबद्धम मतलब स्थूलांत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से, प्रतिबद्ध मतलब जुड़ा हुआ, अर्ध पंचांगुल गुदमाहु, जो अर्ध पंचांगुल का पार्ट होता है उसको गुदा कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ अर्ध पंचांगुल, अर्ध पंचांगुल का मतलब समझना है 4.5 अंगुल। अर्ध पंचांगुल मतलब 5 से आधा कम, 4.5 ऐसा। अर्ध पंचांगुल मतलब 5.5 नहीं लगाना, ठीक है। अर्ध पंचांगुल होते हैं 4.5 अंगुल। तस्मिन वलयस्तिस्रो, तस्मिन वलयस्तिस्रो मतलब 3 जो वलियां स्थित होती हैं वहां पे, तिस्त्रो अर्ध अर्धंगुलांतर संभूता, इस लाइन को विस्तार लगाओ। अर्ध अर्ध मतलब क्या होता है, अर्धार्ध मतलब होता है 1 का आधा मतलब 1.5। वो जो गुदवली होती है वो अर्धार्ध अंगुल अंतर संभूता, अंतर मतलब 1.5 अंगुल के गैप में सिचुएटेड होती है। मतलब एक वली है, फिर 1.5 अंगुल का गैप, फिर दूसरी वली है, फिर 1.5 अंगुल का गैप, फिर तीसरी वली। 1.5 अंगुल गुदवली का साइज नहीं है। 1.5 अंगुल अर्धार्ध अंगुल जो है वो गुदवलियों के बीच का अंतर है, लिखा है उसने अर्धार्ध अंगुल अंतर संभूता, ये चीज समझना। तो अर्ध पंचांगुल गुद हो गई 4.5 अंगुल, और अर्धार्ध अंगुल मतलब 1.5 अंगुल उन वलियों के बीच का गैप है। और वो 3 वलियों का नाम क्या है, प्रवेश। प्रवेश, वैसे तो प्रवेश जो होता है वो बाहर से अंदर की ओर होता है, पर प्रवेश हम यहाँ से अंदर की बाहर की ओर याद कर रहे हैं। प्रवेश मतलब अंदर से बाहर, मतलब प्रवाहिनी, विसर्जनी, संवर्णी। प्रवेश, प्रवेश अंदर से बाहर से अंदर होता है, लेकिन हम अंदर से बाहर करवा रहे हैं। तो सबसे अंदर प्रवाहिनी, फिर विसर्जनी, फिर संवर्णी, प्रवेश। ये 3 वलियां स्थित होती हैं 1.5 अंगुल के अंतर। उसके बाद उसको और डिटेल अगर पढ़ें तो देखो क्या लिखा है कि चतुर अंगुल आयतः सर्वास्त्रियग, तिर्यगे अंगुलोच्छ्रिता, मतलब चतुर अंगुल आयतः, आयत मतलब क्या होता है, उक्त तीनों वलियां मिलाकर 4 अंगुल लंबाई की होती हैं। अगर तीनों वलियों की लंबाई पूछे तो वो 4 अंगुल की होती है, लेकिन वलियों के बीच में डिफरेंस कितना, एक एक वली के बीच में डिफरेंस कितना है, 1.5 अंगुल, है ना। लेकिन वलियों की लंबाई ओवरऑल, तीनों वलियों की लंबाई 4 अंगुल। ये क्लियर। चतुरंगुल आयुता सर्वास तिर्यगो अंगुलोच्छ्रिता, मतलब 1 अंगुल टेढ़ी उभरी हुई होती है, तिरछी प्रकार की उभरी हुई होती है, मतलब कितनी उभरी हुई रहती है, अंगुल प्रमाण की। ओ मतलब 1 अंगुल टेढ़ी उभरी हुई होती है, ठीक है। शंखावर्त निभाश्चापी, इसको स्टार लगाएं। शंखावर्त निभा मतलब शंख के आवर्त की तरह एक के ऊपर एक सिचुएटेड रहती है। जैसे शंख का आवर्त देखा है, एक छोटा रहता है, फिर उसके बाद एक बड़ा, फिर इसके बाद एक और बड़ा, और ऐसा करके शंख पूरा गोल गोल घूम जाता है। तो ऐसे शंख के समान एक के ऊपर एक लपेटी हुई रहती है, मतलब शंखावर्त के समान आकृति किसकी बोली, बुध वलियों की। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा। उसी के नीचे देखिए गज तालु निभाश्च अपनी वर्णता संप्रकृति, और उनका वर्ण कैसा होता है, गज के तालु के समान, मतलब हाथी के तालु के समान, हाथी के पैलेट के समान, गज तालु के समान वर्ण, और शंखावर्त के समान नाभि आकृति। ये दोनों बुधवलियों से रिलेटेड है, इसको स्टार लगा के लिख लेना है, ठीक। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, रोमांतेभ्यो यवार्ध्यो गुदौष्ठा, क्या समझ में आया। रोमांत मतलब जो बाहर, जहाँ पे रोमांत होते हैं, है ना, जहाँ पे रोमों की उत्पत्ति होती है, मतलब आखिरी पार्ट, आउटर रीजन जो होता है जहाँ पे रोम होते हैं, उन रोमों से गुदौष्ठ की दूरी, जो गुदौष्ठ होते हैं बाहर, वो गुदौष्ठ की रोमांच से दूरी होती है यवार्धे। यवार्धे मतलब अर्धयव, एक ये चीज का लगा लो कि रोमांतेभ्यो यवार्धो गुदौष्ठ, गुदौष्ठ से रोमांत की दूरी यवार्ध होती है, आधे यव के बराबर, है ना। एक चीज ये हुई, तीनों चीज कंफ्यूजन करती, इसलिए अलग अलग लिखना, अलग अलग बता रहा हूँ। और लास्ट में देखो, प्रथमा तु गुदौष्ठांगुल मात्रे, प्रथमा तु मतलब
और जो प्रथम वाली जो आपकी गुदवली थी, कौन सी थी प्रथम वाली? सबसे प्रथम अंतर स्थित गुदवली कौन सी है? प्रवेश। पहली कौन सी है? प्रवाहिनी है ना। हाँ, तो प्रथमा तू मतलब पहली गुदवली से लेकर, अच्छा प्रथम मतलब इधर बाहर से अंदर वाली को संवर्णी बोल रहे हैं। प्रवेश मतलब संवर्णी जो गुदवली है, संवर्णी वली से गुदौष्ट मतलब बाहर वाली जो गुदवली है ना, उस प्रथम गुदवली से लेके गुदौष्ट तक की लंबाई कितनी बोल रहे हैं? 1 अंगुल। सबको साइड में इसलिए बोलता हूँ लिखते जाया करो, वहीं पे हाईलाइट कर लोगे, समझ में नहीं आता। उस श्लोक में अपने मतलब का क्या क्या निकला उसको साइड में लिखा के पेन से लिख लो। पहली चीज, गुद वली के बीच का अंतर अर्धाध अंगुल, मतलब दो वली के बीच का अंतर 1.5 अंगुल हो गया, बात खत्म। गुदा की लंबाई अर्ध पंचांगुल 4.5 अंगुल, ये क्लियर। अब गुद वलियों के बीच का डिफरेंस तो 1.5 अंगुल है, तो गुद वली का टोटल डिफरेंस कितना है? 4 अंगुल आयत, ठीक है। और तिरछी ऊपर उठी हुई है थोड़ी सी, वो कितनी? 1 अंगुल बराबर, ये भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखते हैं कैसा स्वरूप है, तो शंखावर्त के समान आकृति है, और वर्ण जो है उसका वो हाथी के तालू के समान है। गज तालु निभम, ये दो गुदवली से रिलेटेड हो गए। उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? रोमांत मतलब बाहर जो रोमों की उत्पत्ति, आउटर सरफेस भी बिल्कुल, वो आउटर सरफेस के रोमों से गुदौष्ट तक की लंबाई कितनी होती है? यव अर्ध, आधा यव बराबर। एक चीज ये हुई, यव अर्ध। और एक और चीज बची कि जो बाहर की संवर्णी पेश, जो प्रथमा मतलब होती है संवर्णी, तो संवर्णी जो होती है उसकी वहां से गुदौष्ट तक की लंबाई कितनी है? 1 अंगुल। गुदौष्ट मतलब बाहर, मतलब जो आगे पहली गुदवली उससे गुदौष्ट तक की लंबाई कितनी हो गई? 1 अंगुल। इतनी चीजें बस यहाँ से निकल के आ रही। कोई डाउट है यहाँ पर गुदा और गुदवली के एनाटॉमी में? सब क्लियर? अगले पे आते हैं अपन, क्या है? अर्श के पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है अर्श के पूर्व, सेकंड हाफ। और पहले हाफ में देखो, पहले ही लाइन देखिए, अन्य अश्रद्धा कृच्छात पक्तिर अम्लिका परिदाहो विस्तंभः। इतनी लाइन को स्टार लगाइए और हाईलाइट करिए। अन्य अश्रद्धा कृच्छात पक्तिर अम्लिका परिदाहो विस्तंभः, मतलब अन्य अश्रद्धा से स्टार्ट हो रहा है श्लोक। मतलब उनने विशेषकर अग्नि को बल दिया था सुश्रुत ने, अगर आपको याद हो तो इसके निदान में, कि विशेषकर अग्नि मंद होने वालों को अर्श की उत्पत्ति होती है, इसलिए पहले ही पूर्व अन्य अश्रद्धा आता है। और पूरे काय से रिलेटेड आते हैं? अन्न व श्रुत से रिलेटेड है। देख लो, व्याधि गुदा की है, लेकिन सिम्टम्स पूर्व में कहाँ के आ रहे हैं? पहले अन्य अश्रद्धा, कृच्छात, कृच्छात पक्तिर अम्लिका, बहुत कृच्छता से पचता है अन्न, पचा भी तो अम्लीयता को प्राप्त हो जाता है, या उसका विदाह हो जाता है, या उसका विस्तंभ हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है। ये पूरी चीजें काय की दिख रही हैं आपको? स्टार्टिंग में ही पूर्व दिख रहे हैं अन्न व स्रोतस के, क्योंकि जो विशेषकर अर्श की उत्पत्ति का ऐसे बताइए मंदाग्नि वालों को, ऐसे याद होता है। अन्य श्रद्धा प्रचार परिकत्ति अम्लिका परिधाव स्तंभ किसका है? अर्श का पूर्व। सेकंड लाइन में इंपॉर्टेंट लाइन पहली वाली है, देखो, कार्श्यम उद्गार बाहुल्यम अक्षणो शवतुर अंत्र पूजनम गुद परिकर्तनम आशंका। गुद परिकर्तनम के बाद ब्रैकेट लगाना है, गुद परिकर्तनम के बाद ब्रैकेट लगा लो, और इधर कार्श उद्गार से ब्रैकेट लगा लो। दूसरी बात लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अलग से पढ़ाऊंगा। कार्श्यम उद्गार बाहुल्यम, अब कृष्णता आती रहती है, अर्श के पेशेंट में स्त्राव भी होता है, स्त्राव भी हो रहा है, और ऊपर से खाना नहीं पचने के कारण, मंदाग्नि के कारण खाना भी नहीं खा पा रहे, तो कार्शता है। उद्गार बाहुल्यम वेरी इंपॉर्टेंट। उद्गार बाहुल्यम को समझने का कंसेप्ट ये है कि कहीं पे अगर आगे आपकी ट्रैक है, आपकी पूरी जीआईटी ट्रैक है ना, इसमें वायु का संचरण होता है, अपान वायु नीचे की तरफ बाहर को निकलती है। अब नीचे की तरफ बाहर को निकलती हुई बीच में उसके पाइप में अगर कोई गोला आ जाए, या बीच में कुछ पाइप में थोड़ा उभार सा आ जाए जो आधा उसका मार्ग रोक ले, तो वायु वहां से वापस आएगी, अपना रास्ता अलग बनाएगी, उल्टी चली जाएगी, और वापस उल्टी जाके वो कहाँ से निकलेगी? जहाँ उसको रास्ता मिलेगा, अगला रास्ता मुंह होता है।
इसलिए अर्श में उद्गार की उत्पत्ति ज्यादा होती है, क्योंकि आगे का मार्ग रुका हुआ है बुधा से, इसलिए उद्गार बाहुल्य में इसके पूर्व रूप में आता है। पेशेंट उद्गार बहुत ज्यादा बार लेने लगता है, इसलिए उद्गार बाहुल्य में अर्श का पूर्व रूप होता है। बोला भी था उन्होंने स्टार्टिंग में, अर्श की निरुक्ति में ही बोला था कि गुद मार्ग निरोधजा, गुदा के मार्ग का निरोधन करने वाला क्या होता है, अर्श होता है, इसलिए उद्गार बाहुल्य में हो गया। शवथुर अंत्र कूजन गुद परिकर्तन, गुद में कैंची के समान काटने की पीड़ा, गुद परिकर्तिका अर्श का पूर्व रूप, भगंदर भगंदर का नहीं है अभी तक तो, इसलिए अर्श का पूर्व रूप याद रखना, गुद परिकर्तिका। उसके बाद वाली लाइन देखिए, आशंका पांडु रोग ग्रहणी दोष शोषाणाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पांडु रोग, ग्रहणी दोष और शोषाणाम, इन रोगों के होने की उसको आशंका या संभावना रहती है। जो भी अर्श के पेशेंट का पूर्व रूप है, देखो अर्श के पेशेंट के पूर्व रूप में अग्नि से रिलेटेड चीजें देखेंगी, विशेषकर जो अर्श का पेशेंट है वो अग्नि से पीड़ित रहता है, तभी तो उसको अर्श हो रहा है। अब अग्नि से जो पीड़ित पेशेंट है उसको अग्नि के अन्य डिसऑर्डर होने की भी डर रहेगा, इसलिए पूछता है कि अर्श के रोगी को अन्य कौन से डिसऑर्डर्स होने का भय रहता है। तो अन्य जो भी अग्नि से रिलेटेड होंगे वो डिसऑर्डर होंगे। अग्नि से पांडु अवरोधज है, रस के धातु के क्षय से होता है, अवरोध से होता है। ग्रहणी अग्नि का विकार है। शोषाणाम सूख जाना, भाई पचेगा ही नहीं अन्न तो सूखेगा ही आदमी। शोष, शोष भी जो होता है प्रतिलोम अनुलोम तो होता है, रस की दृष्टि से होता है, अवरोधक भी होता है। इसलिए पांडु रोग, ग्रहणी, शोषाणाम तीनों अग्नि से रिलेटेड है, इसलिए तीन रोग होने की संभावना अर्श के रोगी में होती है। इसकी ट्रिक लिख लो, एसपीजी। एसपीजी, एसपीजी मतलब क्या होता है, शोष पांडु ग्रहणी दोष की आशंका होती है अर्श के रोगी में, क्योंकि अर्श के रोगी में अग्नि की दिक्कत होती है और अग्नि से रिलेटेड ये तीन दो डिसऑर्डर्स होते हैं। आशंका भी क्लियर हो गई, पीजीएस की आशंका है एसपीजी की। उसके बाद काश वासो बलिंद्र निंदन निंदे दौर्बल्यम से, वो ठीक है छोड़ दो, वो उनमें लक्षण देखने को मिलेगा। ये आपके पूर्व रूप भी हो गए। इन पूर्व रूप में कोई इशू 9th श्लोक में, शुभम स्कोर क्या हो गया बे? बाप रे बाप। अरे सनराइजर का मैच है ना बे। चलिए ये चालू करते हैं अपन अब। एक एक अर्श के उनके विभेदक लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद देखते हैं अपन, पहला आता है वातज। वातज में देखिए क्या लिखा है, तत्र मारुतात परुशुष्क अरुण विवर्ण। परिशुष्क याद करना नहीं, आप वातज लगा दोगे। अरुण आपको याद करना नहीं, अरुण विवर्ण काय में होता है, वात में ही होता है। विषमध्यानि, विषम मध्यानि, विषम मध्यानि में भी आपको, हाँ वही तो बोला, जीत जाएगी आराम से। तो विषम मध्यानि में विषम को अंडरलाइन कर लो, विषम को अंडरलाइन करो, उसके ऊपर वी लिख लो। विषम चीजें हमेशा वात की होती हैं, इसलिए विषम मध्यानि किसका अर्श है, वातज अर्श का लक्षण। उसके बाद आता है कदम्ब पुष्प टुंडी केरी नाड़ी मुकुल सूची मुखाकृतानी, वेरी इंपॉर्टेंट है। कदम्ब पुष्प टुंडी केरी नाड़ी मुकुल सूची मुख आकृतानी। सूची का मुख, वैसे भी सूची की चुभोने जैसी पीड़ा जो होती है वो काय में होती है, सुई चुभोने जैसी पीड़ा हमेशा अपन ने वात में पढ़ी है, जितनी भी जगह पढ़ी है आयुर्वेद में अपन ने बहुत जगह पढ़ी है। तो सूची के समान पीड़ा किसमें होती है, वात में, इसलिए सूची भी या सूची के समान, सूची की मुखाकृति के समान कौन सा अर्श होगा, वातजर्षी होगा। एक ये क्लियर, ठीक है। टुंडी केरी, केरी, कैरी मतलब कच्ची कैरी खाने से वात का प्रकोप होता है, ऐसा लिख लो उसके ऊपर। कच्ची कैरी खाने से वात का प्रकोप होता है, इसलिए बेमौसम कच्ची कैरी नहीं खाना चाहिए, कच्ची कैरी से वात का प्रकोप हो गया। और कदम्ब पुष्प, तो कदम्ब मतलब होता है पहला कदम, पहला कदम हमेशा कांटों भरा होता है, वो बोलते ना पहला कदम कांटों भरा। तो पहला कदम मतलब
सबसे पहला कोई दोष का लक्षण पढ़ते हो आप तो किसका पढ़ते हो? सबसे पहले नंबर पे कौन सा दोष आता है? वात। इसलिए पहला कदम हमेशा कांटो भरा, मतलब कदम्ब पुष्प जो है वो पहले कदम का है, पहला मतलब वात जर्स का लक्षण। तो कदम्ब पुष्प, टुंडी केरी, नाड़ी मुकुल, है ना, सूची मुख आकृता, नहीं सूची के समान पीड़ा भी होता है। और नाड़ी, नाड़ी जो है, नाड़ी, नाड़ी में भी क्या होता है? नाड़ी व्रण होते हैं ना, नाड़ी व्रण भी क्या है? वाता जी है सब। भाई नाड़ियों में क्या करोगे अपन? नाड़ी से कोई भी चीज को निकालोगे तो वहां भी वात प्रकोप ही होगा ना। नाड़ी एक यंत्र है, नाड़ी यंत्र का यूज करके कोई भी चीज को बाहर निकालोगे तो वात प्रकोप होता है। इसलिए नाड़ी यंत्र, नाड़ी मुकुल भी वातज वाला है। ये हो गए अपने उपमा वाले। उसके बाद देखो, तैर उद्युता सशूलम सनहत उपवेश्यते। सशूलम, शूलम लिखा है तो बात समझ जाओगे। सनहत उपवेश्यते, कटी पृष्ठ पार्श्व में गुणादि प्रदेशु चास्य वेदना। इन सब चीजों में वेदना होगी तो वेदना देख के समझ जाओगे वातज है, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है गुलमस्थीला वाला, कि गुलमस्थीला प्लीहा उदराणी चास्य तन्मिदांते भवंती। इंपॉर्टेंट। अब देखो, अर्श रोग में किन रोगों की होने की आशंका होती है? तो वो पूर्व रूप से क्वेश्चन पूछता है कि अर्श के रोगी में और कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो अर्श का रोगी ऑलरेडी अग्नि से पीड़ित रहता है, इसलिए उसको अग्नि से रिलेटेड पीड़ा होने की ज्यादा संभावना रहेगी। अग्नि से रिलेटेड चीजें कौन सी? अभी पढ़ के आए अपन, एसपीजी मतलब शोष पांडु ग्रहणी, ये अपन पढ़ लिए। तो ये अर्श वाले को होने की आशंका होगी। अब वातज अर्श में कौन से दोष या कौन से डिसीज होने की संभावना रह सकती है, कौन सा डिसीज उसमें देखने को मिलता है? तो जो वातज वाले डिसीज होंगे वही वातज अर्श में देखने को मिलेंगे। वातज डिसीज कौन से? देखो, गुल्म, अस्थीला, प्लीहा, उदर, ये सब फेमस वाटर डिसऑर्डर है। गुल्म, प्लीहा, उदर, अर्श, उदर, ये सब वातज डिसऑर्डर है। गुलमस्तीला प्लीहा साथ समझ जाओगे, गुलमस्तीला से समझ जाओगे कि वातज की बात हो रही है। यहाँ पे वातज डिसऑर्डर होंगे मतलब वातज है उसका लक्षण। क्लियर? उसके बाद लिखा है कृष्ण त्वग नख नयन वदन मूत्र पुरुष परुषो भवन। याद ही नहीं करना, क्योंकि वात में इन सब का कलर ऑब्वियसली काला ही होगा। काला किसका कलर? वात का। इसलिए कृष्ण त्वग नख नयन दशन वदन मूत्र पुरुष पुरुषो वात का लक्षण। क्लियर है? वात में कोई दिक्कत? एक यही याद हो जाएगा। ठीक। इसी के साथ लिखिए कुछ वाग्भट ने एक्स्ट्रा लक्षण बताए जो यहाँ नहीं लिखे। लिखिए, बिंबी करकंदू खजूर, बिंबी करकंदू खजूर, करपासी फल सन्निभा। करपासी फल सन्निभा भी वातज का है, खजूर भी वातज का है, करकंदू बिंबी फल भी वातज का है ना। कदम्ब पुष्प तो हो गया। सिद्धार्थक उपमा, सिद्धार्थक के समान उपमा भी वातज अर्श को ही दी है। याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है, इन सब चीजों को खाने से वात का प्रकोप होता है। बस, ये सब काय के नाम है? किसी ना किसी चीज के या किसी की सब्जी के ही नाम है। सिद्धार्थक, सरसों, खजूर, फल, करकंदू, बिंबी, ये भी फल है। इन सब चीजों को खाने से वात का प्रकोप होता है, ऐसा याद रखो। सीधे सीधे याद रख लो, याद हो जाएगा। करकंदू खाने की चीज, खजूर, सिद्धार्थक, कपास, है ना। कपास पे अपन क्या करते हैं? पोंछते हैं, है ना। कोई की बहुत ज्यादा बात करता है तो उसको मुंह में कपास डाल देते हैं ना अपन। कपास कब डालते हैं? जब बहुत ज्यादा कोई बात करता है तो उसको मुंह में कपास डाल दो, मतलब वातज है उसका लक्षण। बिम्बी, करकंदू, इन सबको खाने से क्या होता है? वात बढ़ता है, तो वातज है उसके लक्षण है। आगे जब आएंगे तो कंफर्म कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। एक स्टाल आके पॉइंट लिखिए, अर्श के उत्पन्न होने पर यही उक्त लक्षण अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं। मतलब सुश्रुत ने अर्श के सामान्य लक्षण ऐसा कुछ नहीं बोले, उन्होंने सीधे पूर्व रूप बोला। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि यही पूर्व रूप अगर अत्यधिक व्यक्त होगा तो वो सामान्य लक्षण होंगे। लेकिन वाग्भट जी ने सामान्य लक्षण कहे हैं अर्श के। क्या बोला उन्होंने? पुलाकोदक सन्निभम, पुलाकोदक सन्निभम, पुलाक मतलब मटर। तो कोई बताएगा पुलाकोदक सन्निभम कहाँ पढ़ के आए अपन? व्रण के संबंध में, शल्य के संदर्भ में कहीं पढ़ा है? कौन बताएगा?
वेरी गुड। पक्वाशय गत व्रण का स्त्राव था, वो भी असाध्य वाला। असाध्य बोलना मत भूलना। पक्वाशय से अगर पुलाकोदक के समान स्त्राव हो रहा था वो असाध्य था, ऐसे ही था ना नोट्स में। हाँ, तो पक्व पुल याद किया था अपन ने। पक्व पुल, जो पुल रहता है वो पक्का बनना चाहिए, तभी उस पर आप चल सकते हो। पक्व पुल मतलब पक्वाशय से पुलाकोदक समान स्त्राव हो रहा था, पक्वाशय से। वही पुलाकोदक सब सन्निभम यहाँ पे वाग्भट ने सामान्य लक्षण भी कहा है अर्श का। ठीक। फिर आते हैं अपन पैतृक पे। पैतृक पे भी कुछ खास नहीं। पैतृक में देखिए, पित्तान लिग्गानी तनूनी विसर्पाणी पीताव भासिनी। विसर्पिणी तो आपको पढ़ना नहीं है, फैलने वाला पित्त वाले रहेगा। विसर्प मतलब पित्त। ये तनूनी स्टार मार्क क्वेश्चन है नहीं, कहीं मार्क नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट आ सकता है। तनूनी को स्टार लगा। तनूनी मतलब होता है क्या, पतले, जिनके अग्रभाग पतले हों, ऐसे अर्श कौन से होते हैं। आप तनूनी देख के कहीं ना कहीं बात पे जाओगे, मेरे को ऐसा डाउट है। इसलिए तनूनी को स्टार लाके लिखो। वात का नहीं है, वी लिख के काट लो और लिखो पित्त का है। अग्रभाग पतले कौन से अर्श के होते हैं, पित्त के भाग जो होते हैं अगले वो पतले होते हैं। तो पतले अर्श कौन से होते हैं, पित्त वाले। तो याद रहेगा। पिताओ भाषिनी क्लियर है। यकृत प्रकाश शूक जिह्वा यव मध्य जलौका वक्र। इसकी ट्रिकी ये होती है, पित्त आता है दूसरे नंबर पे। पित्त कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे। इसलिए दूसरे नंबर पे आने के कारण पित्त के जितने भी लक्षण है वो सब जोड़े वाले हैं, पेयर में मिलेंगे आपको। कैसे मिलेंगे पेयर में, यकृत प्रकाशानी, यकृत प्रकाश, शूक जिह्वा, जलौका वक्त्र, यव मध्य। हर चीज को पेयर में बोल रहा। यव मध्य, जलौका वक्त्र, है ना, जलौका के वक्त्र के समान, शूक की जिह्वा के समान, यकृत के प्रकाश के समान। ऐसा याद रखना है कि सेकंड नंबर पे पित्त है, तो सेकंड नंबर के कारण इसलिए सभी चीज उसमें जोड़ी वाली मिलेगी। तो जोड़ी जोड़ी वाली चीजें पित्तज अर्श के लक्षण है। आएगा समझ में इससे। भाई बात में क्या पढ़ा अपन, बात में अपन ने पढ़ा बिंबी, करकंदू, सिद्धार्थक, कपासी फल। इसमें कहीं जोड़ी नहीं थी, एक एक चीज बोल रहे थे। यहाँ पे जोड़ी बना रहा है वो, पेयर में दे रहा है आप, ऐसे याद हो जाता है। उसके बाद प्रकलिन्नानी जब है ना, प्रकलिन्न को भी स्टार लगा लो। वैसे तो मार्क का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कफ से, क्योंकि सबको लगता है क्लेद मतलब कफ। सब भूल जाते हैं कि क्लेद की उत्पत्ति कफ के साथ पित्त से भी होती है। जब तक उष्णता नहीं रहेगी किसी चीज में, जब तक कोई चीज पिघलेगी कैसे, उष्णता के कारण धातुओं में से क्लेद बाहर आता है। इसलिए क्लेद की चिकित्सा पित्तनाशक होनी चाहिए, ना कि कफनाशक। ठीक है ना। इसलिए क्लिन्नानी या क्लिन्नता या कोई भी चीज में पानी का चीज जो होती है वो गर्म करने से आती है, इसलिए पित्त में है प्रक्लिन्नानी, याद रखेंगे। तैर उद्रव सदाहम सरुद्रम अतिसार्यते, सरुद्रम अतिसार्यते तो स्टार लगा लो। सरुधिरम अतिसार्यते मतलब रुधिर का स्त्राव होना या रुधिर का अतिसार होना, ये रक्तजर्श में नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वहां पे आर लिख के काटो। सरुधिरम अतिसार्येत, ये पैतृक अर्श के उपद्रव में आया है। तैर उपद्रव सदाहम सदुरिदम अतिसार्येत। बाकी ठीक है। ज्वर दाह पिपासा मूर्छा चाय शुद्धो भवंती पीत त्वग नखनयन पुरीशस्य, ये भी समझ में आ रहा है कि नखनयन वर्ग का कलर पीला होगा, और मूर्छा श्वास ज्वर तो है ही पित्त के लक्षण। बस शोणितम चा और सरुधिरम अतिसार्यते याद रखना, पैतृक में। इसी तरीके से श्लेष्मर्श में आते हैं। श्लेष्मर्श पे लिखा होता है श्लेष्म जानी शोधानी महामूलानी। महामूलानी को स्टार लगा के गोला बनाओ। महामूल के अर्श कौन से होते हैं, तो कफज होंगे ऑब्वियसली, नाम में उसके महा लिखा है। अब महान लोग कौन होते हैं, बड़े सारे बहुत महान, तो मोटे, जिसका मूल बहुत मोटा हो या महान हो, तो मोटे लोग वैसे भी कफ वाले होते हैं, तो महामूलानी कफ है। स्थिरानी वृत्तानी, वृत्त मतलब होता है गोल। देखो स्थिर आप लगा दोगे कफ, स्निग्ध आप लगा दोगे कफ, पांडु भी आप लगा दोगे कफ, वृत्त आप नहीं लगा पाओगे। इसलिए वृत्त मतलब गोल, तो गोल मटोल लोग, गोल गोल मोटे मोटे लोग कैसे होते हैं, कफ वाले होते हैं, इसलिए तो गोल होते हैं मोटे मोटे। ऐसा याद रखना कि वृत्त और महान लोग कैसे होते हैं, कफ वाले, गोल गोल आकृति के होते हैं, बिल्कुल भैंसे जैसे, है ना। वैसे याद हो जाएगा।
उसके बाद करीरपन शास्थी गोस्तनाकाराणि न विद्यन्ते न स्रवन्ति कंडू बहुलानि च। वेरी इंपॉर्टेंट। न विद्यन्ते न स्रवन्ति, ये लाइन इंपॉर्टेंट। न स्रवन्ति मतलब न रक्तादि का स्रावण करते हैं और ना तो फूटते हैं, मतलब ना आसानी से फूटेंगे और ना रक्त आदि का विस्रावण करेंगे। विस्रावण से उनका मतलब है रक्त का स्त्राव नहीं होगा क्योंकि कफज है। तो न स्त्रावंती किस अर्श का लक्षण, कोई भी कफ नहीं लगाएगा, सब स्त्राव सोचेंगे कि स्त्राव तो कफ में होगा ही होगा। पर अर्श के संबंध में स्त्राव की बात रक्त से होती है। अगर अर्श कोटेशन में आप बात कर रहे हो, अर्श कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो, तो स्त्राव मतलब होता है रक्त, और कफज अर्श से रक्त की उत्पत्ति कैसे होगी? वो बहुत देर से भेदन होता है, उसका फूटता नहीं है एक तो आसानी से, बहुत देर से फूटेगा। चिर विद्यन, चिर वाला अर्श वाला कौन सा होता है? कफी होता है, इसलिए न विद्यंते लिखा है, न स्त्रवंती लिखा है। और कंडू बहुलानी मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत सीवियर कंडू होगी उसको, ये भी समझ में आ रहा है। करीर पनस अस्थि, याद रखना, करीर पनस अस्थि मतलब घास। और गोस्तना काराणी, गोस्तन मतलब द्राक्षा क्या है? गोस्तन के समान। ये मैंने पहले भी बहुत जगह पढ़ा है आपको, गोस्तना काराणी। और भी बहुत चीजें होती है, अर्श में भी 2-3 जगह आया है ना, अर्श में भी आया है। अपने कौन सा यंत्र है जो गोस्तना काराणी है? गोस्तन के समान, कोई यंत्र पढ़ा है मैंने? वेरी गुड, अंगुली त्राणक यंत्र। हाँ, अर्श यंत्र तो होता ही है, अंगुली त्राणक भी है, लेकिन अंगुली त्राणक यंत्र भी गोस्तन के आकार का था, है ना। नेत्रों का आकार भी गोस्तनाकार होता है। और यहाँ पे कफज अर्श भी गोस्तनाकार है, भी हम पढ़ा क्या था। तो करीर पनस आस्थि, पनस, करीर पनस, तो पनस मतलब क्या होता है? पनस मतलब होता है कटहल। कटहल मतलब क्या होता है? कटहल मतलब बहुत बड़ा सा कटहल का पेड़, वो देखा है फल, कटहल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो बड़ा चीज क्या किसको डिनोट करती है? हमेशा कफ को डिनोट करती है। लिख लेना वहां पे, कटहल बड़ा मतलब कफ। तो करीर पनस आस्थि, पनस से याद रखना किसका है? कफ का लक्षण। क्लियर? या करो पीजी भी होता है, करो पीजी, करो पीजी भी इसकी ट्रिक है। करो मतलब करीर, पनस और गोजिब्वा आकृता, गोस्तनाकाराणी, करो पीजी। बाकी कुछ इसमें खास नहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, मास धावन प्रकाशम अतिसार्यते, मास के धावन के समान स्त्राव होगा जब अतिसार होगा। देखो, रुधिर के समान स्त्राव कहाँ हो रहा था? पैत्तिक अर्श में। और मास के धावन के समान स्त्राव कहाँ हो रहा है? कफ अर्श में। क्योंकि कफ का जो स्त्राव होता है बेसिकली वो कैसा होता है? मांस का धावन देखा है आपने? मांस को जब धोते हैं तब उसमें से कैसा पानी निकलता है? वैसा गाढ़ा गाढ़ा होता है कफ भी। इसलिए मांस को धोने से कुछ पानी निकलेगा, वो कफज अर्श का स्त्राव है। और सदुदिरम तो है ही पेट का। तो मांस धावन से समझ में आ जा रहा है आपको, मांस का जो धोवन निकलता है वो गाढ़ा गाढ़ा कफ के जैसा होता है, इसलिए कफज अर्श का लक्षण। इतना ही है, और कुछ खास नहीं है। बाकी आगे जो डिसीज है वो तो आपको पता ही है, शोफ, शीत, ज्वर, अरोचक, अभिपाक, सिरोग और वाणी चाश, आपको पता है। आते हैं रक्ताश पे। रक्ताश देखो, रक्तजानी न्यग्रोध प्ररोह, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यग्रोध प्ररोह विद्रुम काकणंती का फल सदृशानी। काकणंती, नेग्रोध प्ररोह विद्रुम। नेग्रो प्ररोह जो विद्रुम होते हैं ना वो हमेशा रेड होते हैं। विद्रुम, विद्रुम जो विद्रोह करते हैं ना वो बिल्कुल लाल खून लिए हुए रहते हैं, मतलब लाल हो जाते हैं गुस्से से, ऐसा याद रखना। जो विद्रोह करने के लिए रहते हैं वो एकदम गुस्से से लाल रहते हैं, मेरे को बदला लेना है। तो विद्रोह करने वाले कैसे रहते हैं? गुस्से से लाल। मतलब नेग्रोध प्ररोह विद्रुम किसका लक्षण है? इसका, रक्त का। और नेग्रोध से अगर पूछा कभी कभी, नेग्रोध से भी अपन याद रखते हैं, नेग्रोध मतलब होता है नया। तो नया, हमेशा रक्त जो है वो नया बनता रहता है। रक्त जो है वो रेगुलरली नया बनता है, 24 घंटे रक्त बनता रहता है नया। तो नया मतलब नेग्रोध क्या होता है? रक्त जो होता है। ये दो चीज क्लियर हो गई, बाकी कुछ नहीं है इसमें। दुष्टम अनल्पम अष्टक सहसा विश्व जंती तस्य चैति प्रवत्तो शोणिता जो उत्तर बस।
अवगाढ़ पुरीश प्रपीड़ितानि भवन्ति, वो भी ठीक है। हाँ, वाग्भट का लिखो। वाग्भट ने इसमें एक लक्षण बोला है, वट प्ररोह गुंजा विद्रुम। वट प्ररोह गुंजा विद्रुम। गुंजा मतलब काकणंती छोटा है ना, गुंजा और काकणंती एक दूसरे का पर्याय है। तो सुश्रुत ने काकणंती बोला, वाग्भट को चोरना था, तो वाग्भट ने क्या बोला कि इसका दूसरा नाम बोल देता हूँ, है तो वही, तो गुंजा वट प्ररोह बोल दिया है ना। वट प्ररोह गुंजा विद्रुम किसने बोला? काश्यप। आप तो विद्रुम से याद रख लेना, विद्रोह कौन करता है? जिसका लाल हो जाता है चेहरा खून से या गुस्से से। लाल मतलब खून। भेकाभ, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाओ। आयुष सीएचओ में पूछा गया क्वेश्चन अभी जो आपने दी थी कि भेकाभ मतलब बरसाती मेंढक के समान कलर किस अर्श का होता है? भेकाभ। तो भेकाभ जो है वो रक्तज अर्श का लक्षण है, माधव निदान ने बताया है, वहीं पे लिख लो। और लिखो, हीन वर्ण बलोत्साह हतोजस कलुषेंद्रिया। ये चारों लक्षण रक्त के हैं, रक्तजर्श। हीन वर्ण, बल उत्साह, हतोजस, कलुषेंद्रिया। मतलब ओज, बलवर्ण, बलोत्साह, इंद्री, कलुष, इन सबका कलुष ना होना, ओज का नाश होना, है ना, शोक क्षय, और वर्ण का हीन होना, बल का उत्साह का हीन होना, ये सब का है। हाँ लिख लो। भेकाब करदम विसर्ग भी है। और एक और चीज बताऊं मैं आपको, भेकाब जो है वो रक्तज, रक्त पित्त, पैत्तिक रक्त पित्त का भी लक्षण है शायद, है क्या? वर्ण या आकृति, पैत्तिक रक्त पित्त। रक्त पित्त अपन जब पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था वात से दूषित रक्त पित्त ऐसा होता है, रक्त पित्त से दूषित रक्त पित्त ऐसा होता है। तो जो पैत्तिक दूषित रक्त पित्त था वो भी भेकाब था। है ना, वो भी लिख लेना। रक्तज, वो पैत्तिक रक्त पित्त जो है वो भी कैसा होता है? भेकाब, मतलब मेंढक के समान, बरसाती मेंढक के समान। और भेकाब कर्दम विसर्ग भी है, लिख लो, सर बता रहे हैं। है ना, तो वट प्ररोह, गुंजा विद्रुम, भेकाबह, वेरी इंपॉर्टेंट। भेकाब मतलब होता है जो बरसाली मेंढक, रंग बिरंगे मेंढक रहते हैं, है ना। पीड़यते दुख शीत ओजसाम, हीन वर्ण बलोत्साह हतोजस कलुषेंद्रिय। तो हीन बल वर्ण, बलवर्ण और हतोजस पे बात क्यों आ रही है? अभी तक तो कोई अर्श में नहीं आई, इसलिए आ रही है क्योंकि रक्त जो है वो जीवन है, रक्त आपका तर्पक है, रक्त जो है वो आपका पोषक है। इसलिए रक्तज अर्श में ये सब चीजें, हत ओजस कलुषेंद्रिय बलोत्साह आएगी, सार्वधायिक चीजें दिखेगी आपको, क्योंकि इससे एनिमिसिटी आती है, और एनिमिक कंडीशन होने के कारण ये सब चीजें आएंगी, पांडुता आएगी, ऐसे याद हो जाएगा। क्लियर है? ओज का नाश होना रक्तज अर्श में दिखता है, क्योंकि ओज रक्त, ऐसा कोरिलेट कर लेना। क्लियर? ये कोई दिक्कत है रक्तज अर्श में? बोलो भाई। ठीक, उसके बाद बचता है सहज अर्श। अब सहज अर्श में बहुत इंपॉर्टेंट जितने, वैसे भी सहज अर्श में ऐसा याद रखना है कि सहज अर्श में जितने कॉम्प्लिकेटेड लक्षण है सब सहज में आ जाएंगे, क्योंकि सहज मतलब जन्म से ही हो, जन्म से ज्यादा खतरनाक कोई हो नहीं सकता। देखो लिखा है, सहजानी दुष्ट शोणित शुक्र निमित्तानी। बस यहाँ से याद हो जाएगा आपको। शोणित और शुक्र मतलब बीज, और बीज की बात हो रही है मतलब सहज अर्श की बात है, बात खत्म हो गई। उसके आगे चलो, विशेषतश्चैतानि दूरदर्शनानि परुषाणि पांडुनि दारुण्यान्य अंतर्मुखानि च। विशेषतश्च नहीं, दूरदर्शानी। दूरदर्शानी मतलब, दूरदर्शन मतलब उसको देखना पॉसिबल नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत इंटरनली सिचुएटेड होता है, ऑब्वियसली। सहज अर्श है वो, बचपन से है, उसको वंजनाइटल है, बाय बर्थ है, तो बाय बर्थ वाली चीजें तो बहुत अंदर होंगी ना, सबसे अंदर सिचुएटेड होगी, तभी तो वो सहज है, इसलिए तो वो इतनी आसानी से ठीक नहीं हो पा रहा है ना, नहीं तो ठीक नहीं हो जाता बाहर दिखता तो दूरदर्शनानी कौन सा होता है? जो सहज है, जो जन्म से ही छुपा हुआ है, कहीं उसको देखना पॉसिबल नहीं, ऐसा याद रखना। तो दूरदर्शनानी सहज अर्श का लक्षण। परुषाणी पांडुनी ठीक है। दारुणान्य अंतर्मुखानी चा, और दारुण मतलब बहुत सीवियर, और अंतर्मुखानी अंदर की तरफ मुख वाला कौन सा होता है? सहज अर्श। क्योंकि ऑब्वियसली बाहर का जब मुख होगा तो आप उसको ट्रीट नहीं कर लोगे,
अंतर्मुख है इसलिए तो सहज है वो, ऐसा याद रखो। अंतर्मुखानी सहज, दारुण भी सहज है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा याद हो जाता है। सहज है अंतर्मुखी है, याद रखना, वैसे भी अंडरस्टूड है पर स्टार लगा। पैर उपद्रव क्रशो अल्पभुक, क्रशो अल्पभुक वो पेशेंट या वो रोगी स्टार्टिंग से ही क्रशो अल्पभुक, दुबला पतला रहता है और बहुत कम खाना खाता है, तो उसको जब बचपन से ही अर्श है तो उसकी अग्नि बचपन से ही पीड़ित है, तो क्रशो अल्पभुक तो रह गई सहज अर्श वाला। सीधा संतत गात्रो अल्प रख जाए, पूरे सर्वदेहिक लक्षण आपको पूरी सीवीआईटी मिल जाएगी यहाँ पे। सिरो संतत गात्र अल्प रुजा, क्षीण रेता क्षीण स्वरा, क्रोधनो अल्प अग्नि प्राण, परम लश्चतता, घ्राण सिरो अक्षिनाश श्रवण रोगवान। घ्राण सिरो अक्षिनाश सब तरफ रोग हो जाएंगे उसको, क्योंकि बचपन से लेके आ रहा है। सतत अंतर पूजन आटोप, हृदय उपलोप, अरोचक प्रवृत्तिश्चा, ये इंपॉर्टेंट है। सतत अंतर पूजन आटोप, सतत मतलब लगातार अंतर पूजन और आटोप रहेगा उसको, रेगुलर कंटिन्यूटी में। तो सतत मतलब एक साथ, सतत से याद रखना, सतत मतलब जन्म से लेके अभी तक, मतलब सहज का लक्षण है ना। ये आपके सहज और पूरे 6 प्रकार के आयुष के लक्षण हो गए। बस अपना एक आध तो पेज बचा है, उसमें लिंगार्ष वगैरह है, तो कल सुबह कंप्लीट कर लेंगे और शाम को भी चिकित्सा स्थान के चैप्टर कर लेंगे। कल अश्मरी भी चालू कर देंगे सुबह। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट और उसके 6 लक्षण में? टेस्ट के लिए कभी भी तैयारी, टेस्ट ऐसा होगा कि आपको आज रात में या कल सुबह, जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन सुबह भी बताया जा सकता है कि आज शाम को इसी चीज़ का टेस्ट, तो करंट चल रहा है उसी का टेस्ट लूंगा, लेकिन टाइम बहुत कम दूंगा क्योंकि मेरे को पता चलना चाहिए कि आप लोग नॉर्मली कितना पढ़ रहे हैं। 4 दिन पहले बताने से तो आप लोग पढ़ ही लोगे, और उस शॉर्ट नोटिस में आपको टेस्ट देना है, नहीं देने वालों को क्लास में नहीं आने देना। ठीक है, तो पढ़ते रहना है, कभी भी टेस्ट ले लूंगा। चलिए।